My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए मित्रों। जो हमारे फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर को लिए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इंग्लिश पोएट्री जो आपको पढ़ना है BA सेकंड सेमेस्टर में मित्रों, फर्स्ट यूनिट का फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट का फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्राय सभी यूनिवर्सिटियों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ये हैं। इसको आप पूरी तरह से समझेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे अवश्य शेयर कर दें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। ये मैं आपको यूनिट फर्स्ट का वीडियो दे रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो आप पूरे ही क्वेश्चंस को समझेंगे जिसमें कि ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो आपका है, लिरिक्स कंटेंस, यानी कि लिरिक कंटेंस, जो लिरिक होती है, जो गीत होता है, ये पोएम के रूप में ये कंटेंस होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये सिंगल मूड और इमोशन, एक सिंगल मूड या इमोशन के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है मित्रों। वो ऑप्शन नंबर 1 पे आप टिक करेंगे। दूसरा है पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, कवि के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। ऑल काइंड्स ऑफ सेंटीमेंट्स, सभी प्रकार के उसके भावों पर होता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन आपको सही करना है। इसके पश्चात देखेंगे, लिरिक पोएट्री वाज ए कंपोजिशन टू बी संग विथ। जो लिरिक पोएट्री होती है, गायन की जो पोएम होती है, जो कविता होती है, ये पोएट्री जो है कंपोजिशन टू बी संग विथ, ये एक संयुक्त रूप से गाई जाती है। इसके विषय विथ किसके साथ में? ड्रम के साथ में। ड्रम मीन्स होता है ढोलक, लिरिक एंड हार्प के रूप में, एक जोर जोर की आवाज़ में, और फ्लूट के रूप में यानी कि बांसुरी के साथ में, और जो है ये नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है मित्रों। बी ऑप्शन आपको इसमें करना है, लिरिक एंड हार्प, यानी कि जो गीत होता है ये ध्वनि उच्चारण में जोर से इसको लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है मित्रों कि लिरिक वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग द, जो लिरिक था वो जो है बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्म के रूप में जाना जाता है, जो कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 6 सही है, सी सही है। 16 सेंचुरी, यानी 16 सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में ये जो है पॉपुलर हुआ था, पूरी तरह से इसको लिखा जाने लगा था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, जॉन डॉन द रिनोन्ड लिरिकिस्ट बिलोंग टू। जॉन डॉन जो है रिनोन्ड जाने जाते हैं, जो है पुनर्जाने जाते हैं लिरिकिस्ट के रूप में, एक लिरिक के रचनाकार के रूप में। तो इसमें किस समय की बात है? बिलोंग एज, उसको आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, एलिजिबेथन एज, यानी एलिजिबेथन एज से ये जो है माने जाते हैं, जो कि जॉन डॉन की बात की जा रही है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है, ए फेमस लिरिक ओपन्स विद द फॉलोइंग लाइन। जो एक प्रसिद्ध लिरिक के रूप में होती है, वो परंपरा जो है फॉलोइंग लाइन में इसको बताया जा रहा है कि इनके द्वारा ये क्या लिखा गया था। तो इसमें शेक्सपियर, जॉन डॉन, बेन जॉनसन और मार्लो। तो इसमें बेन जॉनसन, यानी बेन जॉनसन ने इसकी स्टार्टिंग की थी मित्रों लिरिक को लिखने के लिए, रचना करने की। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होना है। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, एट प्रेजेंट सॉनेट इज यूज टू एक्सप्रेस एवरी टाइप ऑफ। जो प्रेजेंट सॉनेट है वो उसमें प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति की गई है एवरी टाइप्स ऑफ, प्रत्येक तरह के। तो इसमें ए ऑप्शन में लेबर, इसमें डिग्निटी एंड ग्रेस, सेंटीमेंट एंड पर्पस, नन ऑफ द अबव। तो सेंटीमेंट एंड पर्पस यानी भाव से युक्त होता है सॉनेट। तो इसमें जो है सेंटीमेंट एंड पर्पस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे, वन सॉनेट ही स्पीक्स ऑफ द फैशन ऑफ। एक सॉनेट जो कि कोई भी उसको उच्चरित करता है, बोलता है, गाता है। बाई मीन्स ऑफ विच मैन एंड वोमेन ट्राई टू लुक अट्रैक्टिव, अपने आप को आकर्षक दिखने के लिए जो कि प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, फॉल्स ड्रेसिंग, यानी कि गलत पहनावे की
पोशाक में जो है गायन करना, फाल्स पेंटिंग, गलत तरीके से पेंटिंग करना, तो इसमें फाल्स पेंटिंग का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। फाल्स एडोरिंग्स, नन ऑफ दीज, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में मित्रों। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, इन सम ऑफ द सॉनेट शेक्सपियर स्कोल्ड्स, कुछ सॉनेटों में शेक्सपियर ने अपनी बात को स्कोल्ड किया है, यानी कि फटकार के रूप में उसको व्यक्त किया है। फॉर दी लेटर्स सेल्फ लव, यानी कि अपने स्वयं के प्रेम के विषय में उन्होंने फटकार लगाई है। तो इसमें आपको देखना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। हिज फ्रेंड्स, यानी अपने मित्र को, हिज मिस्ट्रेस, अपनी श्रीमती को, पत्नी को, हिज नेबर्स, अपने पड़ोसी को, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों, हिज फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स को जो है उन्होंने फटकार लगाई थी शेक्सपियर ने। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, इन सम ऑफ द सॉनेट शेक्सपियर एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ, इन सम ऑफ द सॉनेट्स, कुछ सॉनेट में शेक्सपियर एक्सप्रेस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, सेंस को, सोच को व्यक्त करते हैं विथ अनदर पोएट ऑफ द टाइम, अपने समय के दूसरे कवियों के बीच में। तो इसमें फ्रेंडशिप के रूप में, मित्रता के रूप में, रिवरली के रूप में, ह्यूमैनिटी के रूप में, नन ऑफ दीज, तो इसमें रिवरली, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा मित्रों, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी है, ये आपको करेक्ट समझना है इसको। इसके पश्चात देखेंगे, शेक्सपियर रिगार्ड्स हिज एज हिज अदर सेल्फ कॉलिंग इन वन ऑफ द सॉनेट, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है सॉनेट में कुछ शेक्सपियर ने जो उद्घोषित किया है उसको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, फ्रेंड, यानी फ्रेंड को इन्होंने संबोधित किया है मित्रों। इसमें मिस्ट्रेस, ब्रदर्स, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपके गलत हैं, रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो इसको हमें समझना है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसके पश्चात हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट एलजी, इम्पर्सनल एलजी, सॉरी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पर्सनल एलजी, एक व्यक्तित्व से, व्यक्तिगत जो है, जो एलजी होती है, जो शोक के गीत होते हैं, जो शोक से संबंधित पोएम लिखी जाती है, उसके उदाहरण आपको देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। तो एडोनेंस, डॉबर बीच, रिगियन, नन ऑफ एबव, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है मित्रों, जिसे डाबर बीच, यानी डाबर बीच में एक एग्जाम्पल्स के रूप में, इम्पर्सनल एलजी के रूप में उसको लिखा गया है डाबर बीच को। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको हमें बी समझना है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। एन एलजी, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एन एलजी द पोएट ग्रीव्स ऑन द डेथ ऑफ सम, यानी एक एलजी में, एक शोक गीत में, द पोएट ग्रीव्स, कब जो है दुख प्रकट करता है, ऑन द डेथ ऑफ सम, किसी की मृत्यु पर। तो इसमें आपको ये बताना है कि नियर एंड डियर, जो उसका बहुत करीबी है और उसका बहुत प्रिय है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों, ए में। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन आपका सही है। फेलो पोएट, अननोन पर्सन, नन ऑफ द अबव, तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको चिन्ह लगा देना है, करेक्ट, मतलब इसको करेक्ट करना है। आले क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, द इम्पर्सनल एलजी द पोएट इज सैड ऑन द, जो इम्पर्सनल एलजी है उस पर जो कवि अपने शोक को व्यक्त करता है, दुख को प्रकट करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। डेथ ऑफ वंस फेलो, यानी किसी के फेलो के रूप में, मित्रता के रूप में, मृत्यु के रूप में, किसी व्यक्ति के जो कि फ्रेंड्स है उसका, उसकी मृत्यु के बारे में। और इसमें मिस फॉर्चून ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव के दुर्भाग्य पर इन्होंने दुख प्रकट किया है। तो इसमें आपका यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, कि मिस फॉर्चून ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव के दुर्भाग्य पर इन्होंने इस बात एलजी को जो है व्यक्त किया है मित्रों, लिखा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, सैलीज एडोनेंस, इसमें देखेंगे सैलीज एडोनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी शैली जो रचना की है उनका एक उदाहरण के रूप में उनको किस रूप में जाना जाता है, तो पास्टरल एलजी के रूप में, और पर्सनल एलजी के रूप में, इम्पर्सनल एलजी के रूप में, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपका पास्टोरल एलजी के रूप में इसको जाना जाता है मित्रों। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको
टिक करना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में द क्लासिकल एलिजी इज नोन एज, जो क्लासिकल एलिजी होता है एक सामूहिक शोक को व्यक्त करने वाला जो पोएम होती है मित्रों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है नोन एज जानी जाती है, तो किस रूप में जानी जाती है? फिलासफिक एलिजी के रूप में, एक दार्शनिक एलिजी के रूप में, पर्सनल एलिजी के रूप में, व्यक्तिगत एलिजी के रूप में जानी जाती है, पास्टोरल एलिजी के रूप में, नन ऑफ द अबव। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर, जिसमें कि फिलासफिकल एलिजी यानी फिलासफिक एलिजी जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई शोक से संबंधित कविता को हम इसके अंतर्गत समझते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में ओड इज एड्रेस टू समथिंग, जो ओड होता है, जो ओड रचना होती है पोएम, इसको जो है एड्रेस किया गया है, बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। लिविंग, जो सजीवता के विषय में, जीवन के विषय में, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, इमेजिनेटिव के बारे में, कल्पनात्मक ढंग से, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, जो जीवित तथा अजीवित, जो शरीरधारी हैं अर्थात जो निर्जीव, दोनों तरह से लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो है ओड की रचना के विषय में था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द काइंड्स ऑफ द ओड इज, एक प्रकार का जो ओड है वो किस प्रकार के रूप में उसको जाना जाता है? जो ओड की रचना होती है, जो पोएम होती है, उसको किस रूप में हम समझ सकते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में, इम्पर्सनल, जो हमारे व्यक्तिगत रूपों से अलग होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, मेंडेरिक ओड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पेंडेरिक ओड के रूप में इसको हम जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है मित्रों। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 18, हु इज बेस्ट ओड राइटर, सबसे अच्छा जो है ओड का रचनाकार कौन है? तो इनके विषय में बताना है मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्ड्सवर्थ, पहला नाम वर्ड्सवर्थ का आ रहा है, कोलरिज का आ रहा है, कीट्स का आ रहा है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कीट्स को आप समझें, यानी कीट्स जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है बेस्ट ओड के को कंपोज किया था। तो कीट्स, इसमें सी ऑप्शन आपका जो सही होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड, यानी कि जो ओड है होता है, ओड की जो रचना होती है, जो पोएम होती है, उसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, उसकी जो विशेषता होती है, उसके विषय में आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इट इज लॉन्गर देन ए लिरिक, ये एक गीत से अधिक लंबा होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये एक संकेत को, एक तथ्य को प्रकट करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका है, यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा मित्रों। ये ऑप्शन नंबर बी पर आपको टिक करना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द पेंड्रिक ओड्स इन इंग्लिश, यानी पेंड्रिक ओड्स, इंग्लिश में पेंड्रिक ओड के रूप में सबसे अच्छे महत्वपूर्ण लेखक के बारे में आपको बताना है, रचनाकार के विषय में बताना है मित्रों। तो इसमें जॉन कीट्स का नाम आ रहा है, पीबी शैली, थॉमस ग्रे, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन में जो है थॉमस ग्रे ने जो है एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर के रूप में जाने गए हैं पेंड्रिक में। तो इनको हम समझेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे ए वर्क ऑफ मेमोरियल आर्ट, एक यादगार के रूप में जो कलाएं हैं, दैट कैप्चर्स द लॉस ऑफ समवन इज, जो कि किसी के खो देने की बात को पुनः प्राप्त करने की बात करते हैं, कार्ड उसको बताते हैं, उनको पोएटिक भाषा में हम जानते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत उसको समझा जाता है, जिसको कि थेरेनोडी के रूप में, सॉनेट के रूप में, एपिक के रूप में, मॉक एपिक के रूप में। तो इसमें थेरेनोडी के रूप में हम इसको जानते हैं मित्रों। तो थेरेनोडी, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट होगा। व्हेयर डिड थेरेनोडी ओरिजिनेटेड, थेरेनोडी कहाँ पर जो है इसको मुख्य रूप से प्रयोग किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्रीक, इंग्लैंड, रूसिया, नन। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जिसमें कि ग्रीक की बात आ रही है। तो ग्रीक वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे थेरेनोडिया मीन्स, थेरेनोडिया का मतलब आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे थेरेनोडिया मीन्स लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। तो प्रायश्चित करना होता है थेरेनोडिया के अंतर्गत, हम किसी बात को लेकर के प्रायश्चित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे ए कंपाउंड कंप्लेट सेंटेंस विथ थेरेनोडी कंटेंस, जो थेरेनोडी होती है वो एक मिश्रित वाक्य को साथ में लेकर के चलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 क्लॉज को लेकर के, 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस को लेकर के, बोथ ए एंड बी को लेकर के,
2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को लेकर के, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है मित्रों। इसमें इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर क्लासेस को लेकर के वो स्वयं चलता है, जो कि थेनोडी की बात की जा रही है मित्रों। अब हम इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपसे पूछा जा रहा है, हु रोट टू एन एथलीट डाइंग यंग। तो इसमें आपको बताना है किसने एथलीट डाइंग यंग को लिखा हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। इसमें ए.ई. हाउसमैन और क्लेप्टन, क्लाफ और वर्जिल। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें ए.ई. हाउसमैन ने इसको लिखा था, तो ये हमें जानना है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली दियर इन ए बैलेड स्टेंजा। यानी जो बैलेड होता है, जो बैलेड गीत होता है, जो कि गायन के रूप में प्रयोग किया जाता है नृत्य के समय में मित्रों, इस स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं, इसको हमें बताना है। तो 3 आर 6 लाइन, 3 व 6 लाइनें, 2 आर 4 लाइन्स। तो इसमें जो ऑप्शन है बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि इसमें 2 अथवा 4 लाइनें होती हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, एमंग द फॉलोइंग द बैलेड इज। यानी इनमें से कौन बैलेड कहा जा सकता है, जो कि फॉलोइंग द बैलेड के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कीट्स, ला बेली डेम, सेंस मर्सी। यानी कीट्स का लिखा हुआ ला बेली डेम, सेंस मर्सी है। कोलिस, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, जो कि कोलेज ने लिखा था। स्कॉट्स, इफ आप स्टीवेंसन, जॉन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो तीनों पोएट ऊपर दिए गए हैं, तीनों के नाम, ये सभी लोग जो है बैलेड की रचना की है मित्रों। इसलिए हमको ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट का मार्क लगाना है मित्रों, सही का चिन्ह लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। अब इसके पश्चात देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, बैलेड मीन्स इज ए। यानी कि जो बैलेड होता है, बैलेड का मतलब होता है एक। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं ऑप्शन, सॉनेट, डांसिंग सॉन्ग, एलेजिक सॉन्ग, नन ऑफ दी अबव। तो ये डांसिंग सॉन्ग होता है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। डांसिंग सॉन्ग के रूप में हम बैलेड को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, इन इंग्लिश बैलेड इज वन ऑफ द। यानी इंग्लिश में बैलेड एक है क्या, किस रूप में, ओल्डेस्ट फॉर्म, एक ओल्डेस्ट फॉर्म के रूप में है, ये हमें जानना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। ओल्डेस्ट फॉर्म के रूप में है ये, एक पोएट्री का जो फार्म होता है, सबसे पुराना फार्म के रूप में हम उसको जानते हैं बैलेड को मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 30 में, मोस्ट ऑफ द बैलेड्स हैव कम फ्रॉम। अधिकांशतः ज़्यादातर जो बैलेड आते हैं वो कहाँ से आए, प्राप्त हुए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यूरोप, स्कॉटलैंड, अमेरिका, सिडनी। तो इसमें जो स्कॉटलैंड आया हुआ है, स्कॉटलैंड का ऑप्शन आपका बी सही है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सटायरिक मोड ड्यूरिंग द अगस्टेन पीरियड। यानी अगस्त के पीरियड में, अगस्त के समय में जो है सबसे ज़्यादा सटायरिक मोड के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, जो कि उसको समझना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें मॉक एपिक के रूप में लिखा गया था। ये मॉक एपिक के रूप में, एक काव्य के रूप में लिखा गया, उस पीरियड में इसको ज़्यादा माना गया था। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 32 में, द अगस्टन एज इज आल्सो कॉल्ड। जो अगस्टन एज है, जो काल है, उसको पढ़ाया जाना जाता है, पुकारा जाता था किस रूप में, सिल्वर एज के रूप में, गोल्डन एज के रूप में, अगस्त एज के रूप में, नन किसी भी नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है मित्रों। बी ऑप्शन में आपसे बताया जा रहा है कि गोल्डन एज, एक स्वर्णकालिक समय के रूप में इसको जाना जाता था मित्रों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 33 में, इज नोन एज अगस्टेन एज इन लिटरेचर। यानी साहित्य में अगस्टेन एज को जाना जाता है, तो किस रूप में, जो साहित्य के किस काल में, किस रूप में इसको जाना जाता है सेंचुरी में। तो 16वीं सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी, लेटर हाफ ऑफ 17वीं सेंचुरी, और उसके पश्चात 19वीं सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ दी 18वीं सेंचुरी। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ दी 18वीं सेंचुरी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर
34 में हु इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पोएट ऑफ द अगस्टेन एज, यानी कि अगस्टेन एज के सबसे ज़्यादा जाने माने कवि के रूप में किनको जाना जाता है मित्रों? तो इसमें वर्जिल को, पोप हैं, आर्नोल्ड हैं, शेक्सपियर हैं। तो वर्जिल का नाम सबसे पहले आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है वर्जिल हॉरेक प्रॉपर्टीज लिबी आर दी इंटर्स ऑफ। तो इसमें जो हर्बी की प्रॉपर्टीज के विषय में सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, रिस्टोरेशन एज के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है, रिस्टोरेशन एज के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉजी इज ए कन्वर्सेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल विद। जो ड्रामेटिक मोनोलॉजी होती है, जो नाटक के रूप में लिखे गए जो पद होते हैं, वो कन्वर्सेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ये कि सिंगल व्यक्ति के रूप में उद्घोषित होते हैं, एक किसी के कथानक के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से मित्रों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, फेमस पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉजी इज, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉजी के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह कौन हैं? इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शैली, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप बी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है इसको जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉजी के एक अच्छे पोएट के रूप में जाने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 38 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है, इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉजी लोग्यू मीन्स, यानी लोग्यू का मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन में दिया जा रहा है, टू सिंग का मतलब तो गाने के विषय में, लाइफ जीवन के विषय में, कन्वर्सेशन वाद विवाद आपसी वार्ता के विषय में, नन ऑफ द अबव इसमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, कन्वर्सेशन। यानी कन्वर्सेशन में जो है इन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉजी, लोग्यू का मतलब होता है आपसी वार्ता के रूप में, यानी कि स्टेंजा को लिखा जाना, पोएम को लिखा जाना, जो कि ज़्यादातर जो है ड्रामे में इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब इसके पश्चात आप देखेंगे अगला नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है, इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉजी मोनो मीन्स। तो लोग्यो मीन्स आपको बताना था, अब इसके बाद आपको बताना है मोनो मीन्स, यानी कि मोनो का क्या मतलब होता है। तो मोनो का मतलब होता है वन, ये आप जाने, मोनो का मतलब वन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, इसको हमें पूरी तरह से समझना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 40 में द ट्यून ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉजी इज, यानी कि ध्वनि है, जो लय है ड्रामेटिक मोनोलॉजी की, वो है किस रूप में? कन्वर्सेशन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें कन्वर्सेशन होता है, वार्ताएं होती हैं, आपस में बातें होती हैं एक पोएम के रूप में, पंक्तियों में। तो ये जो है कन्वर्सेशन के रूप में जाना जाता है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, एपिक इज ट्रूली ए। एपिक जो होता है, जो काव्य होता है महाकाव्य के रूप में, तो एपिक इज ट्रूली ए, यो वास्तव में एक क्या होता है? एलिजिक पोएम होती है, शोक से संबंधित गीत होती है, शार्ट पोएम होती है, लघु पोएम के रूप में होती है, नैरेटिव पोएम होती है, नन ऑफ द अबव। तो आप समझें कि नैरेटिव पोएम होती है। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है जो किसी पात्र को लेकर के, घटना को लेकर के उसके क्रम में जो है लिखी जाए, तो एक नैरेटिव पोएम के रूप में होती है मित्रों। एपिक इज ट्रूली ए, इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है, इलियड एंड ओडेसी आर क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द, और यानी कि इलियड और एंड ओडेसी एक जो है क्लासिकल एग्जाम्पल्स के रूप में, उदाहरण के रूप में बताए जा रहे हैं। एपिक इन अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि अमेरिकन लिटरेचर के एपिक में। एपिक इज इन वेस्टर्न लिटरेचर, यानी पश्चिमी लिटरेचर के या साहित्य के रूप में, एपिक के रूप में, नन ऑफ द अबव। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है मित्रों। इस पे एपिक इन अमेरिकन लिटरेचर के रूप में इसको जानते हैं। इलियड एंड ओडेसीज आर क्लासिकल एग्जाम्पल, एक जो है क्लासिकल एग्जाम्पल्स के रूप में इसको हम समझते हैं। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, इन एन एपिक, यानी एक एपिक में देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ, जिसमें कि प्रयोग किया जाता है भिन्न तरीके से। तो इसमें मॉडर्न फैक्ट्स की, एक आधुनिकता से युक्त वास्तविकता को, और सुपर नेचुरल एंड मैजिक एलिमेंट, सुपर नेचुरल एक प्राकृतिक रूप से जो है, अलौकिक रूप से एक जादुई तत्वों को रखा जाता है मित्रों। तो ये आपका कथन सही है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा 43 क्वेश्चंस में। 44 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि रामायण एंड महाभारत आर टू ग्रेट, यानी रामायण
और महाभारत ये दोनों ही महान हैं। तो इसमें इंडियन एपिक के रूप में, इंग्लिश एपिक के रूप में, वेस्टर्न एपिक के रूप में, नन ऑफ द एबव। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडियन एपिक के रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रामायण और महाभारत, जो कि महाकाव्य के रूप में, खंडकाव्य के रूप में लिखा गया है। तो इंडियन एपिक के रूप में हम इसको समझेंगे। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है द इवेंट ऑफ एन एपिक, द इवेंट ऑफ एन एपिक हैव कॉम्बिनेशन ऑफ। जो इवेंट होता है, जो उसके तत्व होते हैं, जो उसकी मेन, जो उसके पॉइंट्स होते हैं, ऑफ एन एपिक जो महाकाव्य होता है, हैव कॉम्बिनेशन ऑफ, वो जुड़ा हुआ होता है किससे? तो इसमें आपको क्लासिकल एंड मॉडर्निटी के रूप में, फैंसी एंड रियलिटी के रूप में, जॉय एंड सारो के रूप में, नन ऑफ द अबव। तो फैंसी एंड रियलिटी के रूप में एक जो है वास्तविकता को लिए हुए एक आधुनिकता को प्रकट करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सब सही है इसमें मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है सोसाइटी, फीलिंग्स, राइटिंग, ह्यूमन एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको ये समझना है कि ह्यूमन एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है, मानव अभिव्यक्ति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है, लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ, क्योंकि साहित्य के जरिए हम अपनी बात को, अपने जो है थिंकिंग को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ह्यूमन एक्सप्रेशन के रूप में हम इसको जानते हैं, लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ के रूप में। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज सीरियो। तो हुआ सीरो, इसमें पूछा जा रहा है सीरो कौन है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में ए ऑप्शन पोएट, रोमांस ग्रेट क्रिएटर्स, फिलासफर, प्लेराइट। तो इसमें देखेंगे ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है मित्रों। इसमें रोम्स ग्रेट ओरेटर, यानी रोम के एक महान ओरेटर के रूप में ये जाने जाते हैं मित्रों, एक लेखक के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्योरेस्ट लिटरेरी फॉर्म। जो शुद्ध साहित्यिक फॉर्म होते हैं उनके विषय में आपको बताना है। तो जो सही ढंग से लिखे गए लिटरेरी फॉर्म होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द प्योरेस्ट लिटरेरी फॉर्म। तो इसमें लिरिक है, ओड है, सोनेट एंड एलिजी। तो इसमें जो लिरिक आया हुआ है ये लिरिक ही जो है लिटरेरी फॉर्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें साहित्यिक गतिविधियाँ सारी भरी पड़ी होती हैं। इसमें सभी प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, इसमें जो है रेमिंग का प्रयोग किया जाता है, और इसमें भाव जो होते हैं वो साहित्यिकता से ओतप्रोत होते हैं, इसलिए लिरिक को ही माना जाता है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है पोएट्री दैट फेल्स एज लिटरेचर इज नॉट कॉल्ड पोएट्री एट ऑल। पोएट्री दैट फेल्स, पोएम जो कि असफल होती है एज लिटरेचर, एक साहित्य के रूप में, इज नॉट कॉल्ड पोएट्री, साहित्य के रूप में एक पोएट्री को नहीं पुकारा जा सकता है एट ऑल, इन सभी चीज़ों। बट लेकिन अब इसमें देखेंगे फेमी लिटरेचर के रूप में, ड्रामा, वर्स, नैरेटिव। तो इसमें जो है वर्ष के रूप में हम इसको समझेंगे मित्रों। ये सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50, हु बिलीव्ड दैट हिस्ट्री इज वन ऑफ द 7 आर्ट। कौन विश्वास करता है, किसने विश्वास किया कि इतिहास जो होता है इज वन ऑफ द 7 आर्ट, एक 7वां कला है, कला के रूप में, यानी हिस्ट्री को 7वीं कला के रूप में समझा जाता है। तो इस पर विश्वास कौन किए थे इसमें आपको बताना है। द ग्रीक्स, ग्रीक के लोगों ने किया था। द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों ने किए थे। द लैटिन, नन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा मित्रों। ग्रीक्स, यानी ग्रीक के लोगों ने इसको कहा था कि जो कि विश्वास करते थे कि जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, इज वन ऑफ द 7 आर्ट, एक 7वीं कला के रूप में जानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रूप में एक्सप्लेन किया हूँ। ये आपको समझने हैं इसको, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिख पाने में आपको बहुत ही आसानी होगी यदि आपने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया है। और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे यूनिट की जो भी
फॉर्म्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे अवश्य शेयर कर दें और कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें मित्रों, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज़ें दे पाऊँ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।